आज हम लोग सॉलिड स्टेट्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट्स के न्यूमेरिकल्स काफी इजी है और काफी ज्यादा स्कोरिंग है। इसके अंदर यूजुअली दो ही टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक जो है वो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर है और दूसरा टॉपिक जो है वो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है वो आने वाला है। तो मेजर दो कैटेगरीज के न्यूमेरिकल्स मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझा रखा है थोड़ा सा उसका, और उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल एक बेसिक लेवल पे बनते हैं वो सारे जो मैंने एनसीईआरटीज के जो है वो कवर अप कर रखे हैं। हर टॉपिक मैंने ऐसे ही कर रखा है, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही प्यार से अच्छे से जो है वो चूज कर रखे हैं। तो प्लीज कॉपी पेन उठा लीजिए, सारी चीजें नोट करते जाइए और आज अपने 6 से 7 नंबर जो है वो पक्के कर लीजिए। तो देखो बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और क्लोज्ड पैक पार्टिकल्स के अंदर जो है वो क्या रिलेशन है। तो बेटा आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर किसी यूनिट सेल में हमारे पास टोटल n एटम्स है, किसी भी यूनिट सेल में अगर हमारे पास n एटम्स है तो उस यूनिट सेल के अंदर n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ये शेप होती है वॉइड की, और 2n जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो हम लोगों के पास जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर या एक लैटाइस के अंदर जो है वो बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। मेन इसमें आप ये याद रखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n। आगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आने वाले हैं चलो देखते हैं। देखो बेटा, कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स in 0.5 mole of it? How many are tetrahedral voids? तो what is the total number of voids in 0.5 mole of it? तो आप यहां पे देखो, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास किसके बराबर गिवन है? 0.5 मोल, विच इज 0.5। 1 मोल को जो है अगर मैं एवोगैड्रो नंबर के अंदर चेंज करूं तो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10 पावर 23 से, तो इट विल बी 3.011 इंटू 10 पावर 23 एटम्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस एटम को मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? n ले लिया। तो बेटा देखो, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? n के ही बराबर होते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ हम लोगों के पास क्या रहेंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो किसके बराबर रहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर जो है वो हमारे पास क्या रहता है? 2n रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वॉइड्स की बात करूं, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोनों कंसीडर करने हैं, which is equal to 3n। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो आप कर लेना, 9.033 इंटू 10 पावर 23 जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो है वो इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रिलेशन यूज करो, दोनों को ऐड करो, 3n आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको दे ही रखे हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के अंदर। तो आई होप ये क्लियर है, प्लीज इसको नोट कर लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं, आ जाओ उधर। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखने वाले हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा देख लो। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स से मिलके एक कंपाउंड को बना रखा है। कौन कौन से 2 एटम्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है? एक X प्रेजेंट है, एक दूसरी कैटेगरी का जो एटम प्रेजेंट है वो Y प्रेजेंट है। एटम X विच इज एनायन, सॉरी एलिमेंट Y एज एनायन, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी हो सकता है नंबर, मैंने माइनस ले लिया, और मेक CCP। ये जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है? क्यूबिक क्लोज्ड पैक। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक। एंड दोज ऑफ X जो कि कैटायन है हम लोगों के पास, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये एटम का नंबर मैं n लेट कर रहा हूं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैक मैंने लेट कर लिया कि जो Y का नंबर है वो हम लोगों के पास कितना है? लेट नंबर ऑफ Y दैट इज इक्वल टू n। अब जो X है बेटा, उसने सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर उसने सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रिलेशन तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते हैं। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और एटम का क्या रिलेशन है? दोनों बराबर है।
तो अगर ये n है तो ये भी हम लोगों के पास n है। तो आप यहाँ पे देखो इनकी कॉमन रेशो कितनी होगी, y रेशो मतलब 1:1 होगी, क्योंकि ये दोनों n रेशो के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या आ गया, xy एक जनरल फॉर्मूला इसका हो गया। तो हमारे पास द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी xy। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल था। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो, atom of element B forms hexagonal closed pack lattice and those of atom A occupy 2/3 of the octahedral voids। तो बहुत सिंपल है। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कौन कौन से एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो B और A दो तरह के एटम्स बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है तो मैंने लेट कर लिया कि उसके अंदर n एटम्स है। और A ने क्या कर रखा है, B के अंदर n एटम्स है, A ने क्या कर रखा है 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बेटा देखो यहाँ पे 2/3 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, अगर नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास n है तो हमारे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n। तो यहाँ पे 2n जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो बेटा जी आप यहाँ पे अगर इसका कॉमन रेशो देखो तो दैट इज n रेशो 4n/3। तो कैन आई राइट इट एज 3n रेशो 4n, कैन आई राइट इट एज 3:4। तो इसका मतलब जो B एटम है दैट इज प्रेजेंट इन 3 रेशोज और जो A एटम है दैट इज प्रेजेंट इन 4 रेशोज। तो ये बेटा हम लोगों के पास इसका फॉर्मूला हो गया B3A4। समझ आ रहा है ना बेटा? तो अगर समझ आ रहा है तो बेटा जी प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मैं चाहूंगा कि सॉलिड स्टेट का तो एक भी न्यूमेरिकल अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं जो बेसिक लेवल पे आप देने वाले हो उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत ना हो। आई होप ये क्लियर है। इसको भी प्लीज नोट कर लो। मैं बढ़ रहा हूं अगली स्लाइड पे, चलिए जा रहे हैं। A compound is formed by two atoms M and N। बहुत सारे सैंपल पेपर्स में भी इस बार की ये वाला क्वेश्चन गिवन था। तो कंपाउंड जो है वो दो एटम्स M और N से जो है वो मिलके बना हुआ है। The element N forms CCP and atom M occupies। तो देखो एलिमेंट N जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है, CCP फॉर्म कर रहा है। तो मैंने लेट कर लिया इसके अंदर N के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, इसको N ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे N ले लेते हैं, सेम सिंबल मैं यूज नहीं कर रहा। तो मैंने लेट कर लिया कि CCP के अंदर टोटल कितने एटम्स जो है वो N के प्रेजेंट है, N एटम्स जो है वो N के प्रेजेंट है। उसके बाद देखो बेटा जी M ऑक्यूपाइज, M कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखो जी बेटा बहुत सिंपल है, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर n एटम्स हमारे पास टोटल प्रेजेंट है तो उस क्रिस्टल के अंदर 2n जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। और उसका 1/3 ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, m ने। तो यहां देख लो बेटा जी ये क्या हो गया 2n/3 रेशो n, विच इज बहुत सिंपल। यहां पे देखो ये हो गया 2n 2:3। तो m जो है वो 2 प्रेजेंट है, n जो है वो 3 प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल वाला फॉर्मूला जो है वो निकल के आ गया। आप इसको नोट कर लो। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करते हैं। सब्सक्राइब कर तो कर ही दिया आपने, थैंक्स अ लॉट। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। द क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। तो यहाँ पे देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा से एक क्वेश्चन ले रहा हूं। तो यहाँ पे देखो बेटा जी क्या क्या हमारे पास गिवन है। एक क्यूबिक क्रिस्टल है जो किस किस से मिलके बना है, P और Q से जो है वो हमारे पास मिलके बना हुआ। एटम ऑफ Q आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड P एट द बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये थोड़ा सा अलग है बेटा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखना जरा, जो भी एटम्स हम लोगों के पास क्यूब के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। तो ये क्यूब जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये बन गया एक क्यूब। तो इसने बोला जो एटम क्यू है वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे प्रेजेंट है, मतलब दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। ये सारे के सारे जो हैं वो हम लोगों के पास यहाँ पे 8 क्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन गए। और जो P एटम है दैट इज एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब इस क्यूब के बीच में जो है वो हमारे पास P एटम प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है वो फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है,
टोटल एटम्स हैं 8 और हर एक का शेयर जो क्यूब के अंदर होता है वो 1/8 होता है, ये आपको शायद पता हो। तो 8 इंटू 1/8 और बॉडी सेंटर का कोई भी शेयर नहीं है, तो बॉडी सेंटर का जो एटम है वो इसी क्यूब के अंदर ही प्रेजेंट है, सारा का सारा एटम इसी के अंदर ही शेयर्ड है। तो इसका जो है वो नंबर कितना होगा, पी का 1 होगा। तो पी बॉडी सेंटर पे था, 8 जो थे एटम्स थे, हर एक का शेयर जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर 1/8 है। तो एटम का जो फॉर्मूला हो गया यहाँ पे 1:1 हो गया। तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा किसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मेंशन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू। तो बेटा ध्यान से समझने वाली बात है, दिस इज ब्लू पेन के अंदर जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिस इज पी। इसके साथ कौन कौन से एटम्स जो है वो टच में है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने एटम्स डायरेक्ट पी के साथ टच में और कितने एटम्स डायरेक्ट जो है वो क्यू के साथ टच में है। तो आप याद रखो इस पर्टिकुलर केस में ये पी रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एटम्स जो है वो टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। और ऐसे क्यू के साथ टोटल यहाँ पे 8 यूनिट सेल्स होंगे, एक इधर होगा, एक इस वाली साइड होगा, एक इस वाली साइड होगा। मैं ना आपको यहाँ पे 3D में ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मान लो मैं इस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो जरा, एक तो यहाँ पे है, दिस इज एटम। अब एक इसके फर्स्ट फ्लोर वाले, एक सेकंड फ्लोर वाले, तो टोटल 8 रूम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 तो ये कमरे हो गए, मतलब जहां पे ये शेयर्ड है ये वाला पर्टिकुलर एटम, और 4 ही रूम्स जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। तो 1 2 3 4 टोटल 8 होंगे। तो यहाँ पे भी पी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, P का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, Q का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारे पास 8 और 8 जो है वो बन रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने एटम्स डायरेक्ट टच में है वो होता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं। आगे देखो बेटा, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक एरे of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral voids is occupied by the ferric ion. Derive the formula of the ferric oxide. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। देखो जी क्या बोल रहा है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा और O2 नेगेटिव जो है वो प्रेजेंट होगा। इसमें क्या बोला, crystallizes in hexagonal closed pack array of oxide ion है HCP, मतलब मैंने ये लेट कर लिया कि इसके टोटल नंबर n प्रेजेंट है। उसके बाद 2 out of every 3, 2 out of every 3 क्या, octahedral holes is occupied by the ferric ion। तो 2/3 टोटल octahedral holes, octahedral holes कितने होंगे, n ही होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ octahedral holes जो है वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, उसका 2/3 जो है वो फेरिक ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बेटा जी देख लो यहाँ पे, दिस इज व्हाट 2n, दिस इज 3n, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो मेरे पास 2/3 बन गई। तो Fe कितने नंबर में प्रेजेंट है जी, 2 नंबर में प्रेजेंट है। O कितने नंबर में प्रेजेंट है जी, 3 नंबर में प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑक्टाहेड्रल n होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स n होते हैं, टेट्राहेड्रल 2n होते हैं। किसी में 2/3 दे रखा है, किसी में 1/3 दे रखा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। मैंने क्या कोशिश करी है इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, 10-15 न्यूमेरिकल्स जो है वो टोटल बन रहे हैं, मैंने सारे कवर कर रखे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजुअली जो भी बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं उसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं, या मिले जुले जो क्वेश्चंस है वो होंगे। इससे ज्यादा लेवल जो है वो नहीं होने वाला जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप इस तरह के अगर क्वेश्चंस फाइंड आउट करके निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बोर्ड के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स का भला चाहते हैं तो ये वीडियो को साथ ही जो है वो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बिना सब्सक्राइब करे देखते रहते हो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। इतने सारे व्यूअर्स है मेरे, कम से कम 60% व्यूअर्स मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हो रखे। भाई थोड़ा मैं समझो यार, मतलब हम लोग कर रहे हैं आपके लिए तो तुम थोड़ा सा हमारे लिए भी करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट 1 में बस इतना ही था बेटा। अगर आप ये सारे 4-5 न्यूमेरिकल्स जो है आप कर पा रहे हो तो आप बोर्ड के सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। अगला कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट 2, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, डेंसिटी के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स इसके अंदर होने वाले हैं। तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके अंदर, डेंसिटी रो ZM अपॉन A क्यूब N नॉट। दिस इज द यूनिट सेल जिसकी लेंथ है हमारे पास A, तो यहाँ पे ये A क्यूब है। Na जो है मेरे पास दैट इज एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है।
दिस इज व्हाट Na। जेड जो है वो हमारे पास क्या है कि एक यूनिट सेल के अंदर, मतलब एक इस तरह के यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, और m हम लोगों के पास इज द मोलर मास। तो मोलर मास जो है वो कितना है वो यहाँ पे जो है वो दे रखा है। तो फॉर्मूला याद रख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। चल भाई आगे चल। आगे देखो बेटा जी, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये जेड की वैल्यूज आपको क्या क्या लेनी है तो मैंने यहाँ पे बना रखा है। अगर तो आपके पास सिंपल क्यूबिक एक क्रिस्टल दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो n होते हैं, क्योंकि 8 प्रेजेंट होते हैं और हर एक का शेयर जो है वो 1/8 होता है, तो टोटल एटम्स जो है वो 1 हो जाते हैं जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे, तो दिस इज द फेस, इसके सेंटर पे यहाँ यहाँ ऐसे ऊपर वाले पे, ऐसे पीछे वाले पे, ऐसे साइड वाले पे, दिस इज व्हाट फेस सेंटर इज। अब फेस सेंटर का शेयर जो है ना वो आप ये समझ लो एडजॉइनिंग रूम है, तो दो जगह पे शेयर जो है वो हो रहा है, एक इस कमरे में हो रहा है, एक साथ वाले कमरे में हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो ये पार्टीशन है, दिस इज द फेस सेंटर, ये एक इधर है एक दूसरे वाले फेस पे है, तो यहाँ पे फेस सेंटर में 1/2 जो है वो रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द एफसीसी इज, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज 4। बॉडी सेंटर के अंदर 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है ही है हम लोगों के पास, और एक एटम जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये एक और एक जो है वो टोटल कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। एंड सेंटर मतलब ऑपोजिट एंड्स वालों के जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो 2 एटम्स है ऑपोजिट एंड पे, हर एक का शेयर 1/2 है, हर एक का शेयर 1/2 है, तो टोटल हमारे पास 2 एटम्स जो है वो होगी। तो सॉलिड स्टेट्स का वन शॉट जब मैं करूंगा तो मैं डिटेल में सारा कुछ जो है डिस्कस करने वाला हूं। अभी सिर्फ न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से आप ये Z की वैल्यूज जो है वो याद रख लो। सिंपल क्यूबिक इज 1, फेस सेंटर्ड इज 4, बॉडी सेंटर्ड इज 2, एंड सेंटर्ड इज 2। तो ये आपको जो है वो Z की कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो बेटा, सिंपल प्रिमिटिव सेल जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने बना रखा है, तो दिस इज सिंपल क्यूबिक। तो यहाँ पे देखो ये एटम इसके टच में है, तो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब 8 है, तो यहाँ पे टोटल 8 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज 1 2 3 4, या यहाँ पे देखें तो A B C D E F G H 8 एटम्स प्रेजेंट है। अब ये देखो दिस इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये देखो ये हमारे पास यूनिट सेल हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल A, और आप यहाँ पे देखो दिस इज व्हाट R एंड दिस इज व्हाट R। तो 2R की वैल्यू A के बराबर जो है हम लोगों के पास यहाँ पे होगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर रखा है कि प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर A is the length of the unit cell, it is equal to 2 times the radius, 2 times the radius of the atom। मैं यहाँ पे ज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे एटम्स जो है वो इक्वल साइज के हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है A is equal to 2R फॉर्मूला जो है वो आपके सामने आ गया। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। अब दिस इज व्हाट फेस सेंटर्ड इज, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास एक फेस है क्यूब का, और उसके सेंटर पे जो है वो एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें साइड और एटम्स का क्या फंड है, देखो ये साइड है A, ये साइड है A, और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे देखो a² प्लस a² का अंडर रूट विच इज अंडर रूट 2a इज द लेंथ ऑफ AC। तो यहाँ पे AC की लेंथ जो है वो अंडर रूट 2a होगी, ठीक है। तो आई होप ये जो है वो आपको क्लियर हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे ये एक एटम, ये R 2R और ये R, तो टोटल कितने एटम्स मिलके जो है वो AC लेंथ बना रहे हैं, तो अंडर रूट 2a दैट इज इक्वल टू 4R। 4 एटम्स जो है वो मिलके बना रहे हैं, तो A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 रूट 2a। तो ये बेटा जी आप याद रखो, FCC अगर आपके पास क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट है, उसमें जो साइड है आपकी, या जो एज लेंथ है आपकी यूनिट सेल की, वो 2 रूट 2R के जो है वो प्रेजेंट होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड बेटा जी देखो यहाँ पे एक सिंपल क्यूबिक है, उसके बॉडी के अंदर जो है वो एक एटम हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो ये एटम जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो बाकी तो 8 एटम्स वैसे के वैसे लगे हुए हैं इसके अंदर, बस इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ रहा है, ये पर्टिकुलर एटम जो हमने बॉडी के अंदर सेंटर पे जो वर्ड बन रहा है उसके ऊपर जो है वो रख दिया, नॉट वर्ड बन रहा है तो सेंटर के अंदर जो है वो रख दिया। तो इसका क्या रिलेशन है बेटा जी, याद रखो जो एटम का रेडियस होता है, जो कि मैंने इक्वल मान रखे हैं सारे रेडियस जो है वो अंडर रूट 3/2 टाइम्स द एज लेंथ के बराबर जो है वो रहता है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे, आप एक बार इसको सारा देख लेना, मतलब नोट कर लेना जो भी फॉर्मूलाज थे नोट लिखते हुए। अब बेटा जी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज जो है वो आपको समझाऊंगा,
लेकिन कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना, जहां तक कैलकुलेशंस होंगी तो मैं मैक्सिमम बता दूंगा, लेकिन बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। तो आगे देखो, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट। एफसीसी यूनिट में कॉपर जो है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है। एफसीसी यूनिट में अगर कॉपर क्रिस्टलाइज कर रहा है तो Z की वैल्यू इज 4, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो प्रेजेंट है, वो हमारे पास 4 जो है वो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, एज जो है वो हम लोगों के पास क्या गिवन है, यहाँ पे देख लो ये वाली वैल्यू एज, सेल एज। तो सेल एज इज व्हाट, 3.608 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एज जो है वो गिवन था। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी बेटा जी कितनी गिवन है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो है वो एक एटम का मास आपको कॉपर का जो है वो निकालना है। तो फॉर्मूला बेटा जी हम लोगों के पास क्या आता है, density it is equal to Zm upon A cube Na. Zm upon A cube Na is the formula for density of the crystal. तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो है था यहाँ पे, ये मैंने ऐसे ही पुट कर दिया। दिस इज 4 मोलर मास मेरे को निकालना है। ए की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 6.08 इंटू 10 पावर -8 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 इज द एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे Na मैंने क्या ले लिया, 6.022 इंटू 10 पावर 23, जो A की वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करके मैं थोड़ा अलग पेन से कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो M की वैल्यू है वो हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने हैं आपको, 8.92 मल्टीप्लाइड बाय 3.608 का होल क्यूब इंटू में, अब ध्यान से देखना बेटा ये 10 पावर -8 था, अब देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 पावर -8 इंटू 3 करोगे आप 10 पावर -24 बन जाएगा। तो 10 पावर -24 बना दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 बना दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो यहाँ से जो है वो हम लोगों के पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे तो मोलर मासेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है, 10 पावर -24 10 पावर 23 10 पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स जो है वो क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। इसके क्यूब्स आप लोग निकाल ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 4 से डिवाइड जरूर कर देना, तो m की वैल्यू जो है हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी। आई होप बेटा जी इतना आपको समझ में आ गया कि जब आपके पास मोलर मास आ जाएगा, दिस इज व्हाट इज द मोलर मास ऑफ, क्या हम लोगों के पास आ जाएगा कॉपर का मोलर मास। अब कॉपर का अगर हमारे पास मोलर मास आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, कॉपर का एटॉमिक मास। मोलर मास होता है एक मोल का मास, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास। तो बेटा जी ध्यान से समझना इस चीज को, जो भी हमारी m वाली वैल्यू या मोलर मास वाली वैल्यू हमारे पास ऊपर से कैलकुलेट करके आएगी, उसको आप 6.022 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर देना। क्यों, m इज द मोलर मास, एक मोल का मास, और एक मोल से अगर इसको डिवाइड कर दो तो वो एक एटम का मास हो जाएगा। शो सिंपल। तो यहां से जो है आप सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। डेंसिटी Zm अपॉन A क्यूब N नॉट था, हमारे पास सब चीजें गिवन थी, Z गिवन था, A गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, N पता था, M निकाल लिया, M को 6.022 इंटू 10 पावर 23 से डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो है वो प्लीज अपने आप कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं, चलो जी। तो आगे देखो, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस एंड एक्सरे शोज दैट द क्रिस्टल विद द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इतना, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। एटॉमिक मास जो है वो आपको दे रखा। तो पहले आप यहाँ पे ये चीजें लिखते रहो क्या क्या दे रखा है। तो CCP, तो इसका Z जो है CCP का वो फेस सेंटर वाला ही है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक, यहाँ पे 4 रहता है, याद रखना इस चीज को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CCP में आपको Z की वैल्यू जो है वो 4 लेनी है। X-ray studies in the crystal shows that the edge length of the unit cell is, तो आपके पास बेटा जी यहाँ पे A कितना गिवन है, 408.6 पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 पावर -12 कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और कैलकुलेट द डेंसिटी, एटॉमिक मास गिवन है आपके पास, एक एटम का मास इज 107.9 यूनिट्स। दिस इज द मास ऑफ वन एटम। 1 मोल का मास जो है
वो मोलर मास होता है, मोलर मास की वैल्यू हो जाएगी 107.9, बस यू की जगह जी लगा दो। ये मोलर मास जो है वो हम लोगों के पास सिल्वर का आपको यूज करना है। आई होप ये 9th वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल। अगर आपको एटॉमिक मास गिवन हो और आपको मोलर मास जो है वो निकालना हो तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहता है, बस इसका यूनिट जो है वो यू का जी यहाँ पे लिख देना है, ये हमारे पास मोलर मास जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको डेंसिटी निकालनी है जी। डेंसिटी निकालो जी, जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इज 4, मोलर मास इज 107.9 डिवाइडेड बाय ए कितना है यहाँ पे। यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में निकाल देते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो जब हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज ध्यान दो। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से जो है वो मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे जेड एम मैंने पुट कर दिया, ए क्यूब इज 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी, आपको पता है डेंसिटी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। इसको मल्टीप्लाई कर देना डिवाइडेड बाय 408.6 का क्यूब कर देना, इंटू में 10⁻⁻30 कर देना, इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 कर देना। अब यहाँ पे 10⁻⁻30 और 10⁻23 को इकट्ठा कर लो, 10⁻⁻7 बन जाएगा इन दोनों को इकट्ठा करके। अभी 10⁻⁻7 ऊपर जाके जो है वो 10⁻7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, तो ऊपर जाके जो है ये क्या हो जाएगा 10⁻7 जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। बस आई होप इतना, इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो है आप सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी रहती है, ठीक है, तो वो तो आप मुझे लगता है कर ही लोगे, तो कॉन्सेप्ट समझ लो बस। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो मूव कर रहे हैं, चलो आजो जी। इसके अंदर क्या है, हम लोगों के पास एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है ये वाला। तो देखो क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास गिवन है। एन एलिमेंट विद मोलर मास, मोलर मास दे रखा है एलिमेंट का, कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻2 kg था। kg को मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूं तो मैंने सीधा ऐसे लिख दिया। तो मोलर मास ऑफ द एटम इज 27 ग्राम। उसके बाद एक मोल का मास जो है वो हो गया। ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एज लेंथ गिवन थी, तो हमारे पास ए गिवन था 405 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में जो है वो मैंने चेंज कर लिया। डेंसिटी हमारे पास मीटर में गिवन है, चलो कोई बात नहीं, डेंसिटी मीटर में गिवन है तो डेंसिटी की वैल्यू जो है इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। तो देख लो बेटा इसको ग्राम में कैसे चेंज करना। 2.7 इंटू 10⁻3 किलोग्राम को जब आप लोग ग्राम में चेंज करोगे, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, किलोग्राम को ग्राम में जब हम लोग चेंज करते हैं तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलो का मतलब 10⁻3, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻3 था, एक 10⁻3 और ले आओ डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब को जब हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो इसको हम लोग 10⁻⁻6 से जो है वो, सॉरी 10⁻6 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको करेंगे तो ये क्या हो गया 10⁻6, तो ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई, ठीक है, और ये सही भी है। तो किलोग्राम का ये कर दिया 10⁻3, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया 10⁻6 कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे हम लोगों के पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान दो, 10⁻3 10⁻3 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻3 और ये 10⁻3 10⁻6 10⁻6 से ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका डेंसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको नेचर निकालनी है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे z कैलकुलेट करना है। चलो जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या है Zm अपॉन a क्यूब Na। तो डेंसिटी दे रखी है 2.7, z आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास आपको 27 गिवन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू गिवन है आपके पास 405 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू में एन ए कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से
जो z की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2.7 इंटू 405 का होल क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 30 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 27। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये दोनों बन के 10 पावर माइनस 7 बना देंगे, ठीक है, 10 पावर माइनस 7, और ये 27 जो है यहाँ पे 10 पे कट जाएगा, 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। बाकी आप कर लेना सॉल्व। 405 का क्यूब जो है ना बेटा, देखो इसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल सकता है, तो अप्रोक्सीमेशन में कैसे चलाना, जैसे 405 का क्यूब है तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 4 जा 16, 4 जा 6, 4 1 2 3 4 5 6 इसके बराबर होगा। ज्यादा फर्क नहीं होगा, मतलब आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन अगर ले रहे हैं तो आप इसको सीधा लिख के सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप पूरा सॉल्व कर लो तो दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। z यहां से निकाल देना, आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, चलो बेटा जी आगे देखो क्या गिवन है यहाँ पे। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC, FCC है बेटा जी, तो Z की वैल्यू 4 लेनी है। इफ द एज ऑफ द सेल इज, एज ऑफ द सेल मतलब ए दे रखा है आपको 4.07 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी दे रखी है आपको 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Zm अपॉन ए क्यूब एन ए। डेंसिटी का वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर दो तो क्या हो गया 10.5, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू मोलर मास अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाय ए कितना है 4.07 इंटू 10 पावर माइनस 10 का होल क्यूब इंटू में 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहां से m जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 10.5 इंटू 4.07 का होल क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 30 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यार ये मेरे को याद ही है, सिल्वर का जो है 108 के आसपास जो है वो हमारे पास यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा, मतलब एक मोल का मास आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर हो रहे हैं आपको क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ नहीं है, इस बार एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर मान लो पूछे जा रहे हैं आपसे तो आप ए बी सी डी 3 ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से टिक करना, देखो सॉल्व तो करना ही पड़ना है आपको, ठीक है। उसका तो कोई वे आउट है नहीं कि आप बच जाओगे कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस तो जितने लोग ये मोबाइल यूज कर करके कैलकुलेशंस करते हैं ना मेरी तरह, तो बेटा मेरे को तो पेपर देना नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस थोड़ी सी सुधारो, टेबल्स वगैरह लर्न करके इजी हो जाती है चीजें सॉल्व करनी। मैं ज्ञान नहीं देता, अगले क्वेश्चन पे जो है वो बढ़ रहा हूँ। चलो बेटा जी देखो यहाँ पे, तो नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो Z की वैल्यू है वो 2 है, और डेंसिटी हम लोगों के पास कितनी गिवन है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक रेडियस नायोबियम का जो है वो दे रखा है आपके पास कितना, R की वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक रेडियस जो है वो 93, सॉरी ये क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से जरा, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस निकालना है सॉरी हमें, और यूजिंग द एटॉमिक मास एज, तो हमारे पास मोलर मास की वैल्यू जो है ये 93 यूनिट्स था, तो इसको 93 ग्राम कर दो, एकदम सिंपल जो है आपके लिए कैलकुलेशन जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो बेटा जी डेंसिटी इज Zm अपॉन ए क्यूब एन ए, तो ये क्या होगी 8.55 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में मोलर मास 93, ए की वैल्यू आपको निकालनी है इंटू में 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ पे ए क्यूब जो है 6.022 इंटू 8.55 इंटू 10 पावर 23, क्या कर रहा हूं, गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा माफ कर दो। तो यहाँ पे देखो बेटा जी जो ये होगा 2 इंटू में 93 बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 8.55। तो यहाँ से जो a कैलकुलेट हो रहा है आप यहाँ से निकाल लो, a का क्यूब रूट जो है वो आपको सॉल्व करना है। कई बार बच्चे फंस जाते हैं क्यूब रूट वगैरह जो है वो कैसे निकालें, क्यूब रूट तो हमें आता ही नहीं है निकालना। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली जो है ना इसको सॉल्व कर लो। अप्रोक्सीमेटली कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये किस पे कटेगा 3.011, एक नंबर ले आओ इसके बाद इसको सॉल्व करके। जैसे ये जो है 8.5 है, अगर ये 93 से इसको मैं कट कर रहा हूँ तो 8 किस पे जाएगा, 10 11 के आसपास जो है ये चला जाएगा, ये 11 के आसपास चला जाएगा, ये 22 बन जाएगा, और ये 3.56 के आसपास जो है वो इस सारे को सॉल्व करके आ जाना चाहिए। 8.5
एक मिनट, इसको ना ऐसे देख लो, ये हो गया हमारे पास 186 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.5। तो 8.5 था यहाँ पे, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 186 डिवाइडेड बाय 6 अप्रोक्सीमेटली, और ये 8.5 को मैं 17 बाय 2 भी जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये 17 अप्रोक्सीमेटली, ये जो है मेरे को लगता है 11 पे जा रहा है, ठीक है। 22 बाय 6 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 3.6 के आसपास जो है वो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हो रही है। अब 3.6 के आसपास ए क्यूब की वैल्यू हो रही है अगर, तो ये कुछ हमारे पास रहेगा 1.3 के आसपास। कैसे? 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 1.69 आ रहा है। 1.69 को 17, ये 1.5, एक मिनट, 1.5 से बड़ा रहेगा, सॉरी। अब देखो ए क्यूब आ गया आपके पास ये। अब देखो क्वेश्चन आता है आगे कैसे सॉल्व करें। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 हो रहा है, तो 5 से तो बड़ा है ये, क्योंकि 3.6 आ रहा है। 125 मतलब यहाँ पे जो है, अगर आप इसको देखो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ना हम लोग क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 36/10। तो 36 के नियर अबाउट क्यूब जो है वो कौन सा आ रहा है, बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू जो है वो आप देखो यहाँ पे। 4 4 जा 16, 4 जा 64 तो बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। अब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 से थोड़ा बड़ा। तो और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 से थोड़ा बड़ा। तो ये 3 से थोड़ा बड़ा और ये 2 से थोड़ा बड़ा, तो 3.5 और 2 से थोड़ा बड़ा 2.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो इसका नंबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 7/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.4 के आसपास जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये चलेगा अप्रोक्सीमेशन में, ए क्यूब जो है, क्योंकि आपको एक नंबर सोचना पड़ेगा कि जिसका क्यूब जो है वो इसके आसपास लाई कर रहा है। तो 1.4 का क्यूब जो है वो अप्रोक्सीमेटली ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो आपके पास ए की वैल्यू कुछ 1.4 यूनिट्स जो है वो आ गई, लेकिन आप देखो आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है। और बीसीसी लैटिस के अंदर, अब मैं ना 1 मिनट के लिए पीछे मूव कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट पिछले वाली स्लाइड दिखा रहा हूं जहां पे मैंने आपको रेडियस और जो हमारे पास एज लेंथ थी उसका रिलेशन जो है वो समझा रखा है। यूज कर रहा हूं, तो आपको रेडियस निकालना था, तो रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, √3/2a। ए जो यहाँ पे निकला 1.4, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, रेडियस ऑफ द नायोबियम क्रिस्टल जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और ये 10⁻23 का जब आप ये करोगे तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देख लेना एक बार ये कैसे करोगे यार, मल्टीप्लाई डिवाइड तो अपने आप लिख सकते हो तुम लोग, मेन कॉन्सेप्ट समझ लो। ये आर की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विद एज लेंथ। एज लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 288 पिकोमीटर जो है वो एज लेंथ दे रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपके पास, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखी है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 108 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो बेटा जी यहाँ पे बॉडी सेंटर दे रखा है, तो जेड की वैल्यू आपके पास 2 है। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो 7.2 दैट इज इक्वल टू जेड हमारे पास 2 है। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, ए क्यूब जो है 288 इंटू 10⁻−10 का क्यूब इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां से बेटा जी m जो है वो कैलकुलेट करोगे आप, तो 7.2 इंटू 2.88 सॉरी 288 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 288 का क्यूब हो जाएगा, 10⁻−30 हो जाएगा, इंटू में 6.022 हो जाएगा, इंटू 10⁻23 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेशंस में आप सॉल्व कर लो। तो ये नंबर्स जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना इसका क्यूब निकाल के, और ये सॉल्व करके हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 7.2 इंटू 288 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻−7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सॉल्व कर लेना, ये हम लोगों के पास जो है वो मोलर मास आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे,
तो गिवन मास आपको पता ही है 208, मोलर मास यहाँ से आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो यहाँ से इतने मोल एटम्स जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करना है, ये मोल के साथ जो है वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 आप कर देना, आंसर जो है आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये भी क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर जो है वो हम लोगों के पास FCC से जो है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है, एज लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 3.61 इंटू 10 पावर -1, शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी जो है विद द मेजर्ड वैल्यू इज इतना। तो ये बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आप लोगों के पास, FCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है तो मतलब Z की वैल्यू आपको फेस सेंटर्ड वाली 4 लेनी है। एज लेंथ A गिवन है आपके पास कितना है 3.61 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर गिवन है। शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इन द एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू इज इतना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो आपको डेंसिटी निकालनी है दैट इज ZM अपॉन A क्यूब NA। तो Z कितना है 4, मोलर मास कॉपर का 63.1 ग्राम है, M की वैल्यू जो है 63.1 ग्राम है, ठीक है, और अपॉन A क्यूब, A इज 3.61 इंटू 10 पावर -10 का होल क्यूब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो डेंसिटी की वैल्यू है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप बेटा जी ये भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। द एनालिसिस शोज दैट द निकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी अलग टाइप है, पिछली टाइप के न्यूमेरिकल सारे हो गए हैं। शो दैट निकल जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में अवेलेबल है बेटा, 0.98 और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। कितनी फ्रैक्शन के अंदर जो है ये सब चीजें, मतलब इसमें निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटा जी देखो निकल मैंने लेट कर लिया, जो 3 पॉजिटिव वाला है वो X है, और निकल 2 पॉजिटिव वाला जो है वो 0.98, तो टोटल मोल्स है, माइनस X जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जो यहाँ पे है ना 0.98, उसमें से माइनस कर दो X को, उतने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या उतने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1.98 मोल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पे देखो X एटम्स हैं, तो X इंटू में कितना चार्ज है हर एटम पे, 3 पॉजिटिव का, तो 3 प्लस का चार्ज हर एटम पे है, प्लस 0.98 माइनस X इंटू हर एटम पे कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, +-2 का ऑक्सीजन पे चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन 1 नंबर में प्रेजेंट है। ओवरऑल जो है ये हमारे पास 0 के बराबर है। ओवरऑल 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 2 इंटू 0.98 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x प्लस 1.96 दैट इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या होगी 0.04 जो है ये प्रेजेंट हो गया। तो हमारे पास निकल जो है 0.04 प्रेजेंट है, और ये अगर माइनस करोगे तो 0.94 जो है वो हमारे पास ये निकल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि फ्रैक्शन कितनी है बेटा जी, तो फ्रैक्शन ऑफ निकल 3 पॉजिटिव विल बी निकल अपॉन टोटल, वही फ्रैक्शन होगा। तो निकल की फ्रैक्शन Ni2 पॉजिटिव की फ्रैक्शन जो है वो 0.94 बाय 0.98 टोटल थे, और निकल 3 पॉजिटिव की फ्रैक्शन इज 0.04 बाय 0.98 टोटल थे। इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आ सकता है, निकल वगैरह का फ्रैक्शन जो है वो पूछा जा सकता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। बाकी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कितना जो है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं पूछ सकते, तो ये रेशो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब आपको मेन ये बेसिकली देख लो कि ये इक्वेशन से जो है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। चलो जी देखो बेटा यहाँ पे क्या है, गोल्ड का एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस दे रखा है आपके पास कितना 0.144 पिकोमीटर, क्रिस्टलाइजेज इन FCC, जेड दे रखा है 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्रिस्टल। तो गोल्ड का जो मोलर मास है बेटा जी वो है 197 ग्राम, ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो डेंसिटी जो है बस एक मिनट आपके पास ना, इसमें आपको साइड जो है वो निकालनी है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये देख लेना क्वेश्चन बिना उसके ही हमारे पास जो है
वो हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो क्या यूज करना है, आपको ये देखना है कि फेस सेंटर्ड के अंदर, जो कि फेस के सेंटर पे प्रेजेंट था एटम, इसके अंदर जो एज लेंथ है और रेडियस का क्या रिलेशन था, तो √2a की वैल्यू 4r थी हमारे पास फेस सेंटर्ड के अंदर। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड के अंदर क्या था, √2a की वैल्यू 4 टाइम्स द रेडियस थी। आपको लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है, तो दैट इज 2√2 टाइम्स r। तो आपके पास क्या गिवन है, एटॉमिक रेडियस गिवन है, दिस इज नॉट a, दिस इज r। तो r गिवन है आपके पास, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.414, 0.144। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने पिकोमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब अगली स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक क्लोज्ड पैक सीसीपी लैटिस के अंदर जो है वो क्रिस्टलाइजेस कर रहा है। इट्स मेटालिक रेडियस इज, तो आर की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, कितनी गिवन है, 125 पिकोमीटर जो है आर की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, तो ए किसके बराबर है बेटा, एफसीसी क्रिस्टल के अंदर 2√2 टाइम्स आर है, तो ए की वैल्यू होगी 2 इंटू 1.414 इंटू में 125 पिकोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ए कैलकुलेट कर लिया है। ए की वैल्यू जो है आप लोगों के पास जो भी आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल यूनिट सेल जो है वो आप लोग निकाल लो। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ए क्यूब करके जो है वो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पे ए आया उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से है आपके पास ए क्यूब की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी। उसके बाद देखो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, कितने यूनिट सेल्स जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं। आपके पास एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज द टोटल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम कितने हैं डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है विच इज ए क्यूब, वो कितना है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है वो आ जाएंगे। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन पे जो है हम लोग मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो है वो कवर अप कर दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कैटेगरी का जो है वो हमारे पास है। NaCl को हमने 10⁻³ मोल्स SrCl2 के साथ जो है वो डोप कर रखा है। डोप शोप वाला डोप नहीं है ये थोड़ा सा अलग डोपिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास Na पॉजिटिव था, उसको हमने Sr2 पॉजिटिव से जो है वो डोप कर दिया। मतलब अगर मैं एक Na जो है वो हटाऊं, उसकी जगह एक Sr लगाऊं, तो मेरे पास एक फालतू पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है। मतलब एक कैटायनिक वैलेंसी जो है वो जनरेट हो रही है। कब, जब Na को मैं Sr2 पॉजिटिव से जो है वो क्या कर रहा हूं, रिप्लेस जो है वो कर रहा हूं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो if NaCl is doped with 10⁻³ mole percent of SrCl2, तो नंबर ऑफ मोल्स परसेंट मतलब यहाँ पे क्या है, 10⁻³ by 100 मोल्स SrCl2 से डोप किया, तो मतलब 10⁻5 मोल से डोप किया आपने, तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻5 से जब डोप करोगे, तो टोटल आपके पास जो है वो 6.022 इंटू 10⁻18 जो है वो आपने क्या जनरेट करी, कैटायनिक वैकेंसीज जो है वो आप लोगों ने जनरेट कर दी। क्यों, क्योंकि देखो एक जो है वो हम लोग Na पॉजिटिव को जब हटा के Sr2 पॉजिटिव लगाते हैं, तो यह देखो Na की जगह एक Sr लगेगा, तो 1 पॉजिटिव की जगह मैंने 2 पॉजिटिव डाल दिया, तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो फालतू लग गया। तो कितना टोटल कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 सॉरी इंटू 10⁻18 कैटायनिक वैकेंसीज जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो देख लो, अगर इतनी सी डोपिंग कर रहे हैं तो कितनी ज्यादा नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज जो है वो हम लोगों के पास जनरेट हो रही है। तो बेटा जी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताओ कमेंट करके कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ये काफी स्कोरिंग टॉपिक था, 4-5 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसके अंदर से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने जो है वो सारा कवर अप कर दिया। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। सारे जितने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे सारे मैंने कवर अप कर रखे हैं। बस इसमें एमसीक्यूज लग जाएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन लग जाएंगे, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, टाइप्स यही रहने वाली है, इसके बाहर कोई का टाइप जो है वो लाई नहीं करेगी। बाकी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है वो जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सी लेके आऊं कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताओ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।